2024 लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी की करिश्मा और हिंदुत्व काफी नहीं होगी। आपको बता दें कि हिंदुत्व और नरेंद्र मोदी की करिश्मा को नाकाफी बताए जाने पर अगले लोकसभा चुनाव की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। आज हम आपको बताएंगे कि किसके पास क्या मुद्दे हैं और आज हम इसी को लेकर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूपी संवाद में और मैं हूं आपके साथ कुमार विष्णु। लीजिए साहब, गोदी मीडिया जो बात मुंह पर लाते डर रही थी उसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अंग्रेजी मुख्य पत्र द ऑर्गेनाइजर ने कह दिया है। यह कि भारतीय जनता पार्टी के चुनाव जीतने के लिए नरेंद्र मोदी की करिश्मा और हिंदुत्व काफी नहीं है। गौरतलब है कि द ऑर्गेनाइजर ने यह बात ऐसे समय में कही है जब वरिष्ठ पत्रकार वीर संघवी लिख चुके हैं कि सत्ता की मद में खोई भाजपा वैसे ही अहंकारी पार्टी बन गई है, जिसको लेकर मोदी कभी कांग्रेस को दिल्ली सल्तनत की मालकिन कहकर कोसा करते थे, इसलिए कि विभिन्न समुदायों में व्याप्त असंतोष के बीच 2014 में भाजपा को मिला जनादेश एक्सपायर होने की ओर बढ़ चला है और अब उसकी जो पुरानी रणनीतियां हैं अब उसने भी काम करना बंद कर दिया है। इतना ही नहीं, भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी को भी लगता है कि इससे मोदी का महानायकत्व भी नहीं, उनकी तांत्रिक पूजा भी बैकफायर करने लगी है, जिसका असर इतना भर नहीं है कि हिमाचल प्रदेश के बाद कर्नाटक के मतदाताओं की भी उनकी सुनी, बल्कि यहां तक कहा जाने लगा है कि 2014 के चाय वाले का बहुचर्चा बेटा कहीं खो गया है और जो महानायक उस वक्त देश की सारी समस्याओं का हल अपने पास होने का दावा करता था, आज खुद देश की एक बड़ी समस्या बन गया है। साफ है कि अब मोदी और भाजपा की रीति नीति उनकी दुश्मन बन गई है। फिर भी मीडिया के पास कई महानुभाव अपने इस सवाल का समाधान नहीं कर पा रहे हैं कि 2024 लोकसभा चुनाव में उनके खिलाफ विपक्ष के तर्कश में कौन कौन से तीर होंगे और वे कितने कारागार सिद्ध होंगे। अफसोस ये है कि महानुभाव भी नहीं याद करना चाहते हैं कि 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और उसके गठबंधन की मनमोहन सिंह की सरकार के खिलाफ भाजपा के तर्कश में कौन कौन से तीर थे और न ही समझना चाहते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी के कारण अब वे सारे तीर विपक्ष के तर्कश में आ गए हैं और भाजपा के विरोधियों ही नहीं, अंधभक्ति की परहेज रखने वाले समर्थकों को भी यह लगने लगा है कि इसी बीच देश की राजनीति अपनी धुरी पर पूरे 360 अंश घूम गई है, जिससे न सिर्फ 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा को मिला जनादेश बल्कि मोदी का महानायकत्व भी लुढ़क गया है, जिसे दूसरे शब्दों में इमोशन अत्याचार कहा जाता है। इसी इमोशन अत्याचार के बिना पर नरेंद्र मोदी ने 2014 में भाजपा के हिंदुत्ववादी वोट बैंक के साथ विकास के आकांक्षी कई समुदाय को रिझा लेने के असंभव माने जा रहे चमत्कार को संभव कर दिखाया था। 2019 में उन्होंने कई ज्यादा दमदार पुनरावृत्ति भी कर दिखाई थी। हालांकि ऐसा कहने वाले भी हैं कि उन्होंने पुलवामा कांड न होता तो नतीजे कुछ और होते और अतीत के कई लोकसभा चुनाव गवाह है कि नायकों और उनकी सरकारों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी की एक सीमा से आगे बढ़ जाती है तो विपक्ष को उनके खिलाफ नए तीर नहीं तलाशने पड़ते, न ही मतदाता उनकी बेदखली के लिए विकल्पों की तलाश में छोटे बड़े जोखिम उठाने से डरते। 2014 में कांग्रेस ने उनको भाजपा और मोदी की कारस्तानियों से कुछ कम नहीं डराया था, लेकिन चूंकि उन्होंने मनमोहन सरकार की बेदखली का मन बना लिया था इसीलिए वे नहीं डरे। अब मोदी और भाजपा से निराश होने के बाद वहीं मतदाताओं के दिखाए इस डर से क्यों न डर जाएंगे कि विपक्ष एकजुट नहीं है या उनके पास मोदी की टक्कर का कोई नेता नहीं है और उसे चुन लिया गया तो देश के राजनीतिक अस्थिरता के हवाले हो जाएगा। कर्नाटक में तो वे इससे भी नहीं डरे कि राज्य में कांग्रेस की सरकार आई तो उसे मोदी का आशीर्वाद नहीं मिलेगा और दंगे शुरू हो जाएंगे। 2014 में उन्होंने मोदी को चुना था तो उनके गुरु लाल कृष्ण आडवाणी भी सच्चे मन से उनका रास्ता
हमलावर नहीं होने देना चाहते थे, यानी उनको लेकर देश तो देश, भाजपा में भी सर्वानुमति नहीं थी और समझा जा रहा था कि भाजपा के बहुमत से दूर जाने पर आडवाणी मोदी के लिए वही भूमिका निभाएंगे जो अटल आडवाणी के लिए निभाते थे। लेकिन तब ऐसे सारे अनुमानों के ताऊ बन गए मतदाता, उसी तरह 2024 में ताऊ क्यों नहीं बन सकते, जबकि कर्नाटक में उन्होंने जता दिया है कि किसी सरकार को किए की सजा देने के लिए वे किसी तरह की विपक्षी एकता के मोहताज नहीं है और तिकोने चौकोने मुकाबले में भी अपने विवेक का समुचित इस्तेमाल करके उसे चलती कर सकते हैं। इस मोड़ पर एक नया सवाल पैदा होता है कि 2024 में अपने तर्कश के लिए नए तीरों की तलाश में विपक्ष को ज्यादा दिक्कतें पेश आने वाली है या भाजपा को। जैसे भारी भरकम वायदों के बिना पर भाजपा ने 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव जीते, उन सबके झूठे सिद्ध होने या इमोशनल अत्याचार में बदल जाने पर भारी बोझ अपनी पीठ पर लादकर 2024 में वह मतदाताओं के समक्ष कैसे जाएगी, जबकि मोदी सरकार का मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस का दावा अब राजधर्म के उल्लंघन के दौर से निकलकर क्रूर राजतंत्र की ओर पहुंच गया है। और अंतर्राष्ट्रीय सूचकांक कहते हैं कि हमारी आजादी आंशिक और लोकतंत्र का लंगड़ा हो गया है। उसका दुर्भाग्य कि एक ओर उसे हर तरह के आत्मावलोकन से परहेज है और दूसरी ओर अब उसे हर तरह से एंटी इंकम्बेंसी से अभय करते आते और उसके हिंदुत्व, मोदी के महानायकत्व और राष्ट्रवाद के कवच व कुंडल अपराजय या करिश्माई नहीं रह गए हैं। इतने भी नहीं कि उसे जैसे तैसे चुनावी वैतरी पार करने में सहायक सिद्ध हो सके। निसंदेह उसे उम्मीद है कि अयोध्या की भव्य राम मंदिर अगली जनवरी में श्रद्धालुओं के लिए खुलेगा, तो उसमें विराजमान रामलला के दर्शन पूजन के लिए टूटती भीड़ कृतज्ञता से भरकर उनकी झोली ओटो से भर देगी। इससे सुनिश्चित करने के लिए उसकी उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार व्यापक तोड़फोड़ करके अयोध्या में त्रेतायुग उतार कर उसको नए रूप देने लगी है। लेकिन इस मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त करने वाले सर्वोच्च न्यायालय के 2019 के फैसले के बाद देश में जितने भी चुनाव हुए उसमें ज्यादातर ऐसी कोई कृतज्ञता नजर नहीं आई, क्योंकि विपक्षी मतदाताओं को समझाने में सफल रहा कि मंदिर कोर्ट के फैसले से बन रही है। कर्नाटक की गवाही माने तो अब न जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे का नारा भाजपा के काम आ रहा है और न ही बजरंग बली की जय बोलकर वोट देने का प्रधानमंत्री का आह्वान। और विपक्ष के पास नए तीर न भी हो तो वह भाजपा के पुराने वायदों को याद दिलाकर उन्हें ही उनके गले की फांस बना देने की स्थिति में। इस कारण कि सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने हिंदुत्व को सनातन के नए खोल में पेश करने की उनकी कोशिशें को बरकत दलितों, वंचितों, पिछड़े और अल्पसंख्यकों को सामाजिक न्याय का अलम अपने हाथ में ले लिया है। हाँ, उनकी आबादी के अनुपात में अधिकारों का भी है। उनके जिस नेता पर प्रधानमंत्री कभी यह कहकर तंज किया करते थे कि कुछ लोगों की उम्र बढ़ती जाती है लेकिन बुद्धि नहीं बढ़ती है, और उनके लोग उसे पप्पू कहकर चिढ़ाते थे, आज एक लंबी यात्रा के सारे अंतद्वंदों पर विजय पा लेने के बाद उसका नया अवतार अब उनके लिए इतना असहनीय हो चला है कि अब उनका मुंह बंद करने व उनके मुकाबले से हटने के लिए वे अब गिरावट की कोई सीमा ही नहीं तय कर पा रहे हैं। जबकि उनके द्वारे नफरत के बाजार में खोली गई मोहब्बत की दुकानों पर ग्राहक भी आने लगे हैं। जिस पार्टी को प्रधानमंत्री माँ बेटे और भाई बहन की पार्टी बताया करते थे, इसी नेता की जीत के चलते उसके पास अब एक निर्वाचित गैर गांधी दलित अध्यक्ष भी है और उनके गृह राज्य में प्रधानमंत्री अपनी प्रतिष्ठा दांव पर लगाकर मतदाताओं के सामने उसके और उसकी पार्टी के द्वारा उन्हें दी गई गालियां गिनाकर भी हार स्वीकार करने को मजबूर हो गए हैं। कह सकते हैं कि विपक्ष ने आगामी लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा और उसके महानायक के अभिष्ट घेराबंदी कर ली है, लेकिन इसके अति आत्मविश्वास का शिकार हो जाना खुद उसके लिए ही खिलाफ हो जाएगा।
इसीलिए उसे किसी भी मुगलते से बचकर अपने प्रहारों और बचाव का सही समय चुनना और सारे अवतारों का सदुपयोग कर विजय को अपने हाथ से फिसलने से रोकना। समझना होगा कि विजय श्री कभी भी उपयुक्त समय पर शरसंधान न कर पाने वाले वीरों का वर्णन नहीं करती। आज की खबरों में इतना ही। बाकी आप सभी का इस पूरी खबर पर क्या कहना है, आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं।